विधायक को लोगों ने कमर्शियल बना दिया। क्या तस्करी करते हैं, माफिया हैं, कछुआ तस्करी, मोरम माफिया। नहीं, यहाँ नेता 10 आदमी के लिए मारा मारा टहलता है कि 20 आदमी हमको मिले। नेता कोई सेवा करने के लिए स्कूल थोड़े छोड़ा है, वो पैसा कमाने के लिए खोला है। इतना भाजपा का दबदबा और रसूख होने के बावजूद फतेहपुर आज भी पिछड़ा शहर गिना जाता है। नहीं, अभी पिछले तकरीबन अगर हम डाटा निकालें तो 30 से 32 ऐसी परीक्षाएं पिछले 3 सालों में जो लीक हो गई। कोई ऐसी जगह कोई बता दे जहाँ चोरी नहीं की जा सकती। राजनीति, आप राजनीति को कैसे आंकते हैं? राजनीति एक ऐसा अस्त्र है कि जिसके द्वारा गरीब और कमजोरों की सेवा करने का एक अच्छा साधन है। अगर आप राजनीति नहीं करते हैं तो आप जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से उनकी सेवा नहीं कर सकते और क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। इसलिए राजनीति अनिवार्य। तो क्या पहला चुनाव निर्दलीय लड़ना इसी का कारण रहा? पहला चुनाव तो मैं 1995 में ब्लॉक प्रमुखी का लड़ा था और उसके बाद 2002 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और रीजन यही था कि विधायक को लोगों ने कमर्शियल बना दिया। और जब कोई व्यक्ति विधायकी और राजनीति कमर्शियल दृष्टिकोण से करता है तो वो जनता का शोषण करता है और जनता के हित का काम नहीं करता। इसलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा और उसमें मैं बहुत थोड़े से मार्जिन वोटों से चुनाव निर्दलीय हार गया था। और इसके बाद फिर 2005 में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और 2007 में विधायक हो गया। अच्छा, 7 में आप चुनाव लड़े और जीत भी गए। जी। उसके बाद 12 में चुनाव आप फिर से हार गए हुसैनगंज से। लेकिन क्या उस समय पर ऐसा माना जाने लगा था कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही मायावती जी ने खागा विधानसभा को आरक्षित कर दिया था? मायावती जी ने मेरे चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी और कई नेताओं को पार्टी से निकासित भी किया था और उसी पे उन्होंने अपने के लिए चुनाव नहीं लड़ा और एमएलसी बन के मुख्यमंत्री रही। तो इस तरह से वो एक उनके मन में डर जैसा बैठ गया था कि अगर ये हार सकते हैं तो मैं भी हार सकती हूँ, सारे लोग मिलके मुझे भी हरा देंगे, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ी। अच्छा, फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं। जी। आपको सबसे चुनौतीपूर्ण विधानसभा कौन सी लगती है? देखिए, 6 विधानसभाओं में अगर भाजपा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे खराब विधानसभा जो है भाजपा की दृष्टिकोण से वो हुसैनगंज है, क्योंकि वहां एम और वाई दोनों बहुत है। मतलब जिले में सबसे ज्यादा वोटर है तो वो हुसैनगंज में है और जो सामान्य वोटर है वो जिले में सबसे कम हुसैनगंज में है, बल्कि ये कह दीजिए कि है ही नहीं है। तो इसलिए वो भाजपा की सबसे टफ सीट या कभी न जीतने वाली सीट। मैं ही 2 बार जीता वहां, एक बार 2007 में जीता, एक बार 2017 में जीता। देश आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां से कभी जीती नहीं, हुसैनगंज से। हुसैनगंज से। अच्छा, कुछ भी सीटें बहुत आसान भी हैं, जैसे भाजपा वहां से हार ही नहीं रही है। नहीं, जैसे आपकी खागा है, अयासा है, बिंदकी है, ये सब जहानाबाद है, फतेहपुर भी कुछ मान लीजिए। तो तो जातिगत फैक्टर चलता है चुनाव में? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो चलता है। सारे वोट तो तय होते हैं कि समाजवादी के कौन है, बहुजन के कौन है और भाजपा के कौन है, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। तो 17 से 22 में कौन सी ऐसी जाति थी जो साथ रही लेकिन 22 के बाद साथ छोड़ गई? नहीं, जाति हमारे साथ नहीं रहती। मुझे तो मुस्लिम भी वोट देता है, यादव भी देता है, मौर्य भी देता है, लेकिन थोड़ा कम हुआ। और कुछ बड़े नेता जिले के रहे जिनको ऐसा लगा कि ये चुनाव जीतेगा तो फिर कभी हारेगा नहीं, सारे लोगों ने मिलके और पैसे के दम पे मुझे चुनाव हरवाया। आपकी पार्टी के? अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि वो मेरे पार्टी दल में है कि नहीं है, सभी लोग जानते हैं, उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि लगातार आप पहली बार 7 में चुनाव जीते, जब आप 17 में दोबारा जीते तो आपको सरकार ने मंत्री भी बना दिया। जी। बाकी विधायकों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो लगातार भले 2 बार जीते हो पर अभी तक मंत्री बनने की दौड़ में है पर बन नहीं पाए। तो क्या इसकी भी ईर्ष्या कुछ लोगों को लग गई? नहीं, तो कंपटीशन तो रहता है राजनीति में और वर्चस्व की लड़ाई होती है, इसमें कोई बात नहीं होती है। सत्ता में एक साथ रहते हैं, दल एक साथ रहते हैं, लेकिन वर्चस्व तो रहता है कि हमारा बढ़ जाए, हमारा बढ़ वर्तमान में आप बहुत चर्चा में रहे, अखिलेश जी की टिप्पणी और आपको तस्कर कहने का उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि आप तस्करी करते हैं, माफिया हैं, कछुआ तस्करी, मोरम माफिया।
और उसके बाद आपकी भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई, तो उस पे कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक बहुत हल्कापन का बयान था माननीय अखिलेश जी का। और इतने बड़े लीडर जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हो और इतने बड़े राष्ट्रीय दल के नेता हों, और वो इतनी छोटी और इतनी हल्की बात करें, ये उनके लिए शोभा भी नहीं देता और सुनने वालों के लिए भी नहीं देता। अगर उन्हें कहना था तो उसकी कोई ना कोई उनके पास प्रमाण होना चाहिए कि धुनीत सिंह ने मोहर्रम का, मैंने कभी जमुना जी का घाट नहीं देखा कैसा होता है। तो मैं इस संबंध में दारू की बात कहा उन्होंने, मोहर्रम की बात कहा, जो भी बातें कही उन्होंने, तो ये चीज का उनके पास पहले प्रमाण होना चाहिए, फिर इसके बाद कहना चाहिए। और नहीं तो उनकी बयान को पूरा देश सुनता है, और जब मैंने ये बात कही तो मेरी भी बात पूरे देश ने सुना, उसका जवाब माननीय जी ने नहीं दिया। आपने कहा था कि अगर प्रमाण दे दे तो मैं राजनीति से हाँ नहीं बिल्कुल, खेलूंगा। आज भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, यही नहीं कहता हूँ, 5 साल मिनिस्टर रहा, 5 साल विधायक रहा, और लगातार 10 साल में विधायक और मिनिस्टर रहा। अगर कोई भी व्यक्ति एक भी कह देगा कि मैंने फला काम के लिए इतना रुपया दिया हूं तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं राजनीति विकास और सम्मान के लिए करता हूं, जनता की सेवा करने के लिए करता हूं। मेरा आय का साधन राजनीति नहीं है, कमर्शियल राजनीति नहीं करता। अच्छा, कई बार आपको देखा गया है कि आप अपनी ही पार्टी के विधायकों के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं काम-काज को लेकर के कि नहीं काम करना चाहिए, और आपका ये कहना हमेशा रहा है कि जब तक विधायक काम ना करे, विधायक किस काम का? तो ये व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं या नहीं नहीं, पार्टी से? मेरी किसी व्यक्तिगत नहीं है। मैं एक बात जानता हूं, जनता ने आपको वोट दिया है, जैसे मुझे 67,000 लोगों ने वोट दिया है। अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं विपक्ष में हूँ हुसैनगंज विधानसभा में, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि एक तो 67,000 आदमियों की मैं बात सुनूं और उनकी न्यायिक सही मदद कर सकूं। और इसके अलावा भी अगर कोई आता है उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसका सहयोग हमें करना चाहिए, इसलिए कि जनता ने हमें 67,000 तोड़ दिया ही है। हमें भागना नहीं चाहिए कि हम हार गए हैं तो अब हम भाग गए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, फतेहपुर में आप मंत्री रहे, 6 की 6 विधानसभा फतेहपुर को मिली, भाजपा के हिस्से में गई, और उसके बाद सांसद भी जो यहाँ की थी वो भी मंत्री रही केंद्र में। इतना भाजपा का दबदबा और रसूख होने के बावजूद फतेहपुर आज भी पिछड़ा शहर गिना जाता है। इसके कुछ कारण? नहीं, मैं फतेहपुर की बात नहीं करूंगा, मैं अपने हुसैनगंज की बात करूंगा। हुसैनगंज में कोई ऐसी चीज नहीं है जो जनता ये कह दे ये बाकी रह गई है। 53 करोड़ मैंने बड़ी नहर के लिए पैसा लाया, 163 करोड़ मैं हुसैनगंज से अफोई सड़क के लिए मुख्यमंत्री जी से लाया, 86 करोड़ का मैंने गंगा पुल बनवाया, और मेरे यहाँ महन्ना उसर एक बहुत मशहूर जंगल है, उससे बीच से एक सड़क मैंने मुख्यमंत्री जी से ली और ससुर खदेरी नदी का पुल बनवाया, नक्सारा ससुर खदेरी का पुल बनवाया, और खागा से नमस्ता रोड मैंने बनवाया, बिजली के पावर हाउस 32 केवीए का बेरागढ़िया में बनवाया, और 11 केवीए का बिजली का मैंने पावर हाउस बहेरा सादात पे बनवाया। अलीपुर बहेरा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, कस्तूरबा इंटर कॉलेज मैंने बनवाया, और गांवों में तो मुझे लगता है कि कम से कम 50 सड़कें मैंने गांवों को जोड़ने का काम किया। जितना पैसा 5 विधानसभाओं में लगा होगा उतना अकेले हुसैनगंज विधानसभा में लगा। ये 17 से 22 की बात करता हूँ, मात्र 22 के 5 साल। बाद नहीं, 5 साल। अब इसके बाद क्या है क्या नहीं है उस विषय में जो मौजूदा विधायक है वो कमेंट करेंगे कि वो क्या लाए क्या नहीं लाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ जितनी भी खराबे सड़कें थी उनमें से 90% सड़कें बन गई हैं, और जो बहुत बिगड़ी थी वो मरम्मत में भी हो गई, नवीनीकरण में हो गई। तो 22 में विकास के ऊपर लोगों ने शायद वो जातिगत फैक्टर ज्यादा काम कर गया। हाँ, कुछ मान लीजिए जातिगत, और कुछ जो भूमाफिया थे उनकी हवा, वोट संगठित करने का काम किया और सब वोट को ऐड कर दिया। जो बहुजन को वोट मिलनी चाहिए थी वो बहुजन को नहीं मिली, सारा वोट साइकिल में कन्वर्ट करा दिया सारे लोगों ने मिलके। तो वही है, मेरी वोट बहुत नहीं घटी, 73,000 वोट पाके मैं 17,000 वोट से जीता था,
67,000 वोट पा के 22,000 वोट से हारा हूं। अच्छा, क्या चुनाव में आपके 22 के चुनाव में कुछ कांग्रेस का भी हाथ रहा? कुछ तो लोगों ने खड़ा किया कि ब्राह्मण वोट जो होता है वो भाजपा ही होता है, कोई ब्राह्मण खड़ा हो जाए तो कुछ हवा खराब होगी और वो भाजपा का नुकसान करेगी। क्योंकि तकरीबन 5,000 वोट कांग्रेस के हाँ, खाते में गए। 5,000 वोट मिला, लेकिन हवा खराब करने के लिए पर्याप्त रहता है ना कि ये कांग्रेस से ब्राह्मण है, ब्राह्मण। अच्छा, राम मंदिर वाला मुद्दा इसमें काफी गर्म है और भाजपा को घेरा जा रहा है कि भाई भाजपा जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में वापसी की यूपी में या देश में, उस मंदिर में कैसे चोरी जैसी घटना सामने आ गई, उस पर कुछ अगर आप कहना कोई चाहें। ऐसी जगह कोई बता दे जहां चोरी नहीं की जा सकती। इस पृथ्वी में कोई ऐसी जगह बता दो जहां की चोर नहीं रहते। कौन 100% ईमानदारी का ठेका ले सकता है? अपनी शरीर का तो ले सकता है, दूसरे के लिए कौन ले सकता है? अब उसमें वो राजनीति कर रहे हैं कि योगी जी है, मोदी जी हैं, फलाने ने किया, फलाने ने किया। चोरी की खबर आई है, पार्टी उस पर कार्रवाई कर रही है, एसआईटी गठित किया है, जो है वो सब जेल चले गए, जो बाकी बचे वो भी जेल जाएंगे। इसमें खाली जबरदस्ती कोई मुद्दा तो है नहीं विपक्ष के पास। जब कोई मुद्दा नहीं है तो इसी पे अपना लगे हुए। अगर उनसे पूछ लो कि एक बार अयोध्या गए हो तो बता देंगे कि हाँ गए हैं कि नहीं गए। 100 रुपया चंदा दिया है कि नहीं दिया, ये भी बता देंगे कि दिया है कि नहीं दिया, लेकिन चिंता बहुत है उन्हें। वो कह रहे हैं हमारी आस्था अलग है। नहीं, आस्था अलग है, घर बैठ के है तो घर बैठ के देखो। अगर हमारे घर में चोरी हुई है तो हम FIR करेंगे, जेल भेजेंगे। आप कौन होते हैं भाई? जब आपकी वहां से श्रद्धे नहीं है, 100 रुपया आपका चंदा नहीं है, तो आप बोलने वाले कौन होते हैं? सरकार कई मुद्दों पर घिर जाती है। जैसे आपने कहा, ये मुद्दा तो मान लिया गया कि अपनी अपनी आस्था है, वो नहीं कह सकते। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो इस समय देश पर हावी है और लगभग हर युवा उसके घेरे में आ रहा है। आज जैसे CJP जैसा मुद्दा होना या जंतर मंतर पे बैठना, ये सब कहीं ना कहीं बेरोजगारी के कालम ही है और उसी के दबाव में है। तो क्या सरकार इससे परेशान नहीं है? ये सरकार सोच नहीं देखिए, रही? ऐसा है, बेरोजगारी एक सतत प्रक्रिया है। जब एक पिता के 4 बेटे होंगे तो चारों को रोजगार चाहिए और सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती। सरकार व्यवस्था तो दे सकती है, लेकिन कोई भी सरकार 100% कह दे कि मैं जितने भी आपके बच्चे हैं सबको सर्विस दूंगा, ये संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता। मैं एक बात ये कहूंगा, आप मायावती का कार्यकाल ले लो, अखिलेश यादव जी का कार्यकाल ले लो, फिर योगी जी का कार्यकाल ले लो और ये देख लीजिए कि योगी जी के कार्यकाल में कितनी पुलिस की भर्तियां हुई, कितनी प्राइमरी में मास्टरों की भर्तियां हुई, कितनी लेखपाल की और कितनी सिगरेटियों की भर्तियां हुई, कितनी संविदा में हुई। तो आपको पता चल जाएगा मायावती जी ने कितना जनता युवकों को नौकरी दी है और कितने अखिलेश यादव ने दी है और कहाँ के लोगों ने दी है। अगर योगी जी ने दिया तो पूरे यूपी से दिया है और मतलब मजरे तक से दिया। मेरे यहाँ तो मुझे लगता है कोई ऐसा मजरा नहीं जहां 2 लड़के 3 लड़के सर्विस में न गए हों, चाहे वो सिपाही में गए हों, चाहे लेखपाल में गए हों, वो चाहे जो भी है, कोई ना कोई हर मजरे से 2 लड़के 3 लड़के 1 लड़का तो गया। नहीं, यही तो मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि हम तो चलो ठीक है, अगर पैसे लेकर देते थे, वर्ग विशेष को देते थे, लेकिन हम देते तो थे नहीं, सबको। एक बार गिनती बता देना वो कि योगी जी की गिनती ज्यादा है कि उनकी गिनती ज्यादा। उन्होंने कितनी पुलिस में भर्तियां किया, कितनी प्राइमरी में भर्ती की, और योगी जी ने 6 लाख से ऊपर भर्ती कर चुके, लगातार निकल रही है। अभी भी 35,000 दरोगाओं की भर्ती चल रही है, फिर इसके बाद पुलिस की भर्ती हो रही है। उनके टाइम में एक थाने में 16-17 जो है सिपाही होता था घोष में, आज 97 है। तुम्हारी कोतवाली में नॉर्मल अगर पुलिस में होगा तो 150 से 200 सिपाही होगा। ये अंतर है अखिलेश जी। सरकार बढ़िया काम कर रही है एक दृष्टि से, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो। लेकिन योगी जी कुछ मुद्दों पर और घिर जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि उनके ऊपर कुछ जाति विशेष मोह का, ठाकुरवाद का आरोप भी लग जाता है कभी कभी। ये जानबूझ के लोग बताते हैं। यहाँ का DGP गुप्ता, चीफ सेक्रेटरी गुप्ता और गृह सचिव जायसवाल, कौन सी ऐसी जगह है जहां योगी जी जातिवाद कर रहे हैं? वो सिर्फ ठाकुर हैं इसलिए ठाकुर की बात करते हैं। कौन से उनके अगल बगल ठाकुर रहता है ये बता दो मुझे।
किसी के लिए कुछ भी कह दो, वो दूसरी बात है, लेकिन योगी जी के लिए किस टाइम में कौन सा सिक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी उन्होंने ठाकुर रखा। आप अगर आज जिले देख लो तो मात्र 11 या 10 जिले ठाकुर है, 22 जिले जो है ब्राह्मण है, 24 या 26 जिले बैकवर्ड है और 20 से ऊपर दलित है। किस जगह पे ठाकुरवाद उन्होंने कर दिया, ये मुझे बता दो। आप लिस्ट निकाल लीजिए, फिर इसके बाद हमसे बात करिए कि उन्होंने ठाकुरों को इतना दे दिया, आज दे दिया। फतेहपुर जिले में ले लो, 3 दरोगा ठाकुर है। जब भी नेता बोलता है कहता है कुल छत्री जो है वो थानेदार हो गया, छत्री, 3 छत्री आज की डेट में है। अंतर इतना है, पटेल है तो वो भी छत्री है, जाट है तो वो भी छत्री है, गुजर है तो वो भी छत्री है। आज 3 दरोगा खाली एसओ जो है थाना इंचार्ज छत्री हैं, और इसके बावजूद भी ठाकुरवाद है। ब्राह्मण 6 हैं लेकिन ठाकुरवाद है। आप इसके बाद देख लो 21 थाने हैं। किसी के लिए बदनाम करने के लिए जो मना जो बक दो, ये लोकतंत्र है, उसे बकने के लिए कोई रोकता नहीं है। लोकतंत्र नहीं, कहने की आजादी दी है ना सबको। हाँ, कहने, लेकिन इतना तो कॉन्फिडेंस रखो, इतनी तो योग्यता रखो कि छत्री कितना सही बोलो, थोड़ी बहुत तो सत्यता रखो। अब हमारे यहाँ महेंद्र सिंह बहुआ का लड़का है, जब हमने लिस्ट छत्रियों में देखा तो वो भी है, पटेल है, बहुआ का छत्रियों वाली लिस्ट में वो भी नाम था। तो अब इसके लिए क्या बोला जाए। लेकिन आपने भी देखा होगा इस परिवेश में आजकल कि छत्री एक ऐसी कौम बन के रह गई ना, जिसको मन करता है वो उसी में अब खुद को इन्वॉल्व कर लेना चाहता है। मतलब जैसे अपने आप को पहले कुछ और लिख रहा था, कुछ दिन बाद उसने अपने आप को सिंह लगा के लिखना शुरू कर दिया और वो भी ठाकुर बन के घूमने नहीं लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आरक्षण जब लेना होता है तो यादव वही लिखने लगता है, इसमें कौन सी बात है। तो जो जिसे है वो लिखता है। सिंह एक टाइटल है, कोई जाति नहीं है। सिंह लगाना मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई भी लगाता है, कोई ऐसी जाते नहीं। मौर्य भी सिंह लगाता है, यादव भी सिंह लगाता है, पटेल भी लगाता है, लोधी भी लगाता है। कौन ऐसी जात है जो सिंह नहीं लिखता। नहीं, वही तो खुद को धीरे धीरे। नहीं नहीं, ये कोई सिंह लगाने से जात थोड़े हो जाती है। अगर आ जाए हम लोगों का तो अच्छा हो जाए। हम तो चाहते हैं सब हमारे साथ आ जाए। सही, वो जो वोट बैंक वाली राजनीति को थोड़ी सी जी ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी संख्या बढ़ी जाए। तो अगला चुनाव फिर किस विधानसभा से? नहीं नहीं, अगला चुनाव किसने देखा है, ये तो पार्टी तय करेगी किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है, कहाँ फिर से भी नहीं इच्छा लड़ाना शक्ति, जैसे है। फतेहपुर में हमने कई लोगों से जब पॉडकास्ट किया, बातचीत की, कई नेता हैं, सबने खुलकर अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं हम लड़ना चाहते हैं। जैसे आपकी गयासा विधानसभा है, वहां हमें 3 से 4 प्रत्याशी ऐसे मिले जिनसे हमारी बातचीत भी हुई और उन्होंने खुले तौर पर ये कहा कि हाँ हम टिकट के लिए बात कर रहे हैं ऊपर आपकी पार्टी से। तो इसलिए मैंने आपसे नहीं, पूछा मेरा नाम इतना छोटा नहीं है। फतेहपुर में कोई आएगा तो धोनी सिंह के नाम से परिचय उसका जरूर हो जाएगा, और पार्टी को लड़ाना होगा तो खुद मुझे कह देगी कि धोनी सिंह तुम्हें फला जगह से लड़ना है, कह देगी कि नहीं तुम्हें लड़ना नहीं है लड़ाना है, तो जिम्मेदारी जो भी देगी ठीक है, नहीं देगी तो भी ठीक है। अच्छा, क्या नेताजी का बाकी विधानसभाओं में भी हस्तक्षेप रहता है? नहीं नहीं, मेरा क्या हस्तक्षेप है, पार्टी जहां बुलाती है वहां जाता हूँ, नहीं बुलाएगी तो नहीं जाऊंगा। पार्टी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई पार्टी आला कमान से? नहीं नहीं, ऐसी कुछ, अभी तो पार्टी काम कर रही है, संगठन मजबूत कर रही है, बहुत सम्मेलन हो रहे हैं, प्रशिक्षण चल रहे हैं, तो अभी तो ये काम है। अभी हमारे यहाँ टिकट पे कोई बातचीत नहीं हो रही। फतेहपुर में अभी हाल ही में एक मुद्दा गर्म हुआ था, जिसमें भाजपा के कई नेता एकदम आगे दिखाई दिए, आपके पूर्व जिला अध्यक्ष भी उसमें एकदम आगे जुटे रहे। एक मकबरा विवाद हुआ था फतेहपुर में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, अपना अपना नेतागिरी करने का तरीका है, लोग करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ बड़े जोश के साथ लगे रहे, बाद में वो देखिए, शायद मैं हमेशा विकास और जनता की सेवा, लोगों को न्याय दिलाने के लिए राजनीति करता हूँ। बहुत ज्यादा मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ, शुरू से मेरा नेचर रहा है। क्योंकि मैं निर्दलीय राजनीति किया हूँ, निर्दलीय राजनीति वही करता है जो परिवार से जुड़ा होता है। और एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा हो सकता है, तो उसकी एक ही पहचान है कि उसके पुराने कर्मचारी अगर हैं और पुराने दोस्त हैं,
तो ये मान लो कि वो व्यक्ति अच्छा है। आज जिनके बाबा हमारे साथ राजनीति शुरू किए हैं 87-88 से, आज उनके नाती हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि तीसरी पीढ़ी भी मुझे विश्वास करती है। लोग 5 साल में हरा जाते हैं, हमें 40 साल हो गए राजनीति करते हुए, और 40 साल में जो हमसे जुड़ा है अभी तक वो हमसे छूटा नहीं है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है और मैं इसीलिए राजनीति करता हूँ। बहुत मेरा कुछ है नहीं, राजनीति से ज्यादा कुछ लेने की इच्छा नहीं है आपको? कोई नहीं, कुछ भी लेने की इच्छा नहीं, सम्मान लेने की इच्छा है, वो मुझे पर्याप्त मिलता है। आज भी अगर मैं कहीं चाय पीने चला जाऊं तो लोग आज भी बकरी छोड़ के चले आएंगे, दोनों सिंह कहीं भैया आवत। कोई मुझे मंत्री नहीं कहता, विधायक नहीं कहता, सब भैया कहते हैं। कोई दादा कहता है, बच्चे हैं दादा कहते हैं, पुराने हैं भैया कहते हैं। अभी भी मैं कहीं चला जाऊं तो 50 आदमी से कम मेरे साथ चाय नहीं पीता। नहीं, यहाँ नेता 10 आदमी के लिए मारा मारा टहलता है कि 20 आदमी हमको मिल जाए। अभी जो हम राजा भैया के यहाँ गए थे कुंडा, तो वहां भी हमारी जब बातचीत हुई तो उनके जो काफी अजीज मित्र थे साथ के नजदीकी, उन्होंने हमें बताया कि चुनाव जीतने तक तो नेता के साथ 30-35-50 लोगों का हुजूम चलता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद वही नेता 10 लोगों के लिए तरस जाता है, नहीं रहते उसके साथ। लेकिन आप भी विधायक नहीं है, उसके बाद भी आपकी कोठी में जनता दरबार आज भी लगता है, लोग आते हैं, तो लोगों को भरोसा वैसा ही कायम है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये विश्वास का विषय है और मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनता आज भी मेरे ऊपर विश्वास करती है। ये बड़ी बात। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है सब? नहीं नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं, ये ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, लोगों को विश्वास दिया है, वो मैं सेवा करता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं। फतेहपुर के लिए आपको क्या लगता है और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? फतेहपुर के लिए सब कुछ होना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ कॉलेज अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छे होने चाहिए। सड़कें अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। सीवर लाइन हो ही गई है तो। अच्छा, कॉलेजों से एक प्रश्न आता है, थोड़ा सा रसूख के साथ पूछ रहा हूँ मैं हिम्मत करके, कि कुछ कॉलेजेस यहाँ पे हैं जो शायद नेताओं के ही हैं, और उन कॉलेजेस में बहुत ही कम फीस में डिग्री मिल जाती है। मतलब आप ये मानिए कि 4,000 रुपए में आपको बीएससी मिल जाएगा, आपको 5,000 6,000 में। एक बात कह रहा हूँ मैं, तो ये बताइए कहीं ना कहीं क्या ये एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार नहीं है बच्चों को बेरोजगार करने में? जी बिल्कुल, वो न इधर के होते हैं न उधर के होते हैं। जब कोई बच्चा एलएलबी की डिग्री ले लेता है, जब कोई बच्चा एमबीबीएस की डिग्री ले लेता है, तो फिर वो नीचे काम नहीं कर सकता, रोजगार नहीं कर सकता। भाई उससे अच्छे तो जो कक्षा 8 पास है मेरे यहाँ, वो करोड़पति है। जो मेरे यहाँ परचून की दुकान रखते हैं वो करोड़पति है। कई लड़के हैं मेरे, उनसे पूछा कि क्या करते हो, तो कहें भैया 25 बकरी पाले हैं। कितना कर लेते हो, तो कहें भैया 3 से 4 लाख रुपए साल में आराम से बच जाए। अब इस समय नया ट्रेड चला है दूध का, लोग 3 गाय 4 गाय भैंसे पाल लेते हैं, आराम से 2,000-3,000 रुपया रोज पाते हैं। तो एमबीबीएस वालों से अच्छे हैं वो, कि वो नौकरी ढूंढते रहते हैं, उनके नौकरी नहीं मिलती है, एलएलबी वालों को नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन तो वो वो अपना नेता तो भी तो जिम्मेदार हुए ना, जिनके जो अपने स्कूलों में वैसे बच्चों को। नहीं, वो मैं नेता कोई सेवा करने के लिए स्कूल थोड़े छोड़ा है, वो पैसा कमाने के लिए खोला है, तो पैसा कमा रहे हैं। नहीं, उनको भाई पैसा आप ले रहे हैं तो एजुकेशन भी दीजिए, लेकिन आप। एजुकेशन वाली फीस तो अलग होती है ना, एजुकेशन वाली फीस अलग है। तो ये एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा पद्धति, जैसे सब बातें हुई, फतेहपुर में हाल ही में एक यूनिवर्सिटी जैसे आ गई अभी, और यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस ही है, लेकिन अगर हम एक ये तो दो पहलू होते हैं शिक्षा के। एक तो शिक्षा आसान हो, और दूसरा शिक्षा सुलभ हो और सस्ती हो, ये पहलू है। एक तो और गुणवत्तापूर्ण। और यही मिसिंग है, मैंने इसीलिए शायद इसको सबसे बाद में रखा कि यही चीजें है नहीं। सुलभ भी हो गई, सस्ती भी हो गई, आसान भी हो गई, पर गुणवत्ता कहाँ रह गई? देखिए, जब से 2 चीजें, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, कॉमर्शियल लोग इसमें आ गए, तब से इसकी गुणवत्ता गिर गई। पहले ये दान था, जब हम लोग आए थे उस समय शिक्षा दान थी। जो त्यागी पुरुष होता था वो स्कूल खोलता था, अब बच्चों को शिक्षा दान देता था। अब दान नहीं देता, धंधा है। अब वो धंधा है। इसी तरह डॉक्टर, आज अगर आईसीयू में मर जाता है तब भी 3 दिन रखते हैं पैसे के लिए, पैसे के लिए उसका फर्जी पेट फाड़ देते हैं। तो बड़ा अंतर हो गया, दोनों में गिरावट आई।
अच्छा, आपके जैसे दरबार आपका लगता है, जनता दरबार लोग आते हैं, तो आपने भी ऐसे बहुत सारे किस्से अपने सामने देखे होंगे, या आप रोज देखते सुनते रहते होंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। होता रहता है। अब जब बैठता हूँ तो हर तरह की समस्याएं आती हैं, कोई एक ही तरह की समस्या तो रहती नहीं है, हर तरह की समस्या होती है। क्योंकि नेताओं से भी परेशान कुछ लोग चले आते होंगे कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। नहीं, चलता रहता है, ये तो समाज है। दिल्ली वाले प्रदर्शन पे कुछ कहेंगे? नहीं, उस पे हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा राजनीतिकरण उसका हो गया है, तो अब वो आंदोलन जो, विपक्ष की पार्टियों ने एक अड्डा ढूंढ लिया। हाँ मतलब वो एक राजनीति होने लगी उसमें। जो उसका उद्देश्य था वो मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा कर दिया, एग्जाम करा दिया, रिजल्ट आउट कर दिया, सब कुछ हो गया, तो अब उसमें कुछ रखा नहीं है। अच्छा, लेकिन एक परीक्षा नहीं, अभी पिछले तकरीबन तकरीबन अगर हम डाटा निकालें तो 30 से 32 ऐसी परीक्षाएं पिछले 3 सालों में जो लीक हो गई, अच्छा, जिनके। एक चीज ये बताइए, हाँ। किस सरकार में परीक्षा लीक नहीं हुई? कौन सी ऐसी कांग्रेस की सरकार रही है, जब राजस्थान रहा हो या और जगह रहा हो, जहां लीक नहीं होती? उनके पास कोई ऐसा एग्जेंशन है जो लगा देते हैं, लीक नहीं होती? नहीं तो क्या इस बात पे हम सरकार की नहीं, वाहवाही? हम व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हमारी टाइम में हुआ है तो हम खोज रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं आपकी परीक्षा हुई है एक भी नहीं लीक हुई। तो हम बराबर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं कि इसको कैसे किया जाए कि ये लीक ना हो। अगले ने तो कभी काम भी नहीं किया, कांग्रेस ने तो कभी कुछ नहीं किया। आज देख लीजिए पूरे जिले से, हर जगह से, मेरे यहाँ प्रेमनगर से 3 लड़के पास होके गए नीट में। मेरिट में। मेरे गांव का लड़का मेरा रिश्ते में नाती लगता है, शुक्ला जी का लड़का जिले का फर्स्ट नंबर आया। इसके पहले भी आप चले जाइए, 30 साल पहले 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख में लड़के का एडमिशन होता था। लेकिन भाजपा में तो ऐसा नहीं हो रहा, सरकार ऐसा नहीं कर रही, और न सरकार की ये सोच है। सरकार तो ईमानदारी से परीक्षा कराना चाहती है। अब उसमें अगर लीकेज हो गया तो उनको दंड भी देती है, और ऐसा दंड देती है कि 3 पीढ़ी उनकी सही नहीं होती है। लेकिन आरोप तो इस सरकार पे भी है कि परीक्षाओं की भर्ती में कुछ पैसा लिया जाता है। एक भी नहीं लिया जाता। अगर एक भी आप प्रमाण दे दीजिए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। आज अभी आप बता दीजिए, मैं लिख के दे दूंगा मुख्यमंत्री जी को। आप प्रमाण सहित दीजिए ना मुझे। लेकिन ये भी बात है ना कि जो पैसा दे रहा है वो प्रमाण क्यों देगा? कैसी बात करते हैं आप? लड़के जो हुए हैं सिपाही लेखपाल, उनसे पूछ लीजिए, कैसी बात कर रहे हैं? मेरे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं जिनके पास उनकी मातारी बाप जो है भैंस का दूध बेच के लड़का पढ़ाएंगी, जिनके बैंक में 25,000 रुपया नहीं ना, ऐसे लड़के हुए। आरोप लगाने के लिए तो जब किसी के पास कुछ बचा नहीं तो बोलता रहता। नहीं, सब ये आरोप क्या सवाल भी है ना, क्योंकि देखिए अफवाहों का बाजार गर्म होगा और हवाएं उड़ेंगी, क्योंकि यह व्यक्ति लेकिन है। जब झूठी अफवाह उड़ती है तो अपने आप उड़ हवा में उड़ जाती हाँ, है। तो उसका निराकरण भी तो देना पड़ता है सरकार। निराकरण तो एक प्रमाण तो सहित दो। जैसे मुझे ही आरोप लगाया अखिलेश जी ने, प्रमाण नहीं, हवा में उड़ गए जब मैंने कह दिया। आज भी मैं आपसे भी कह रहा हूं कि अगर एक भी कोई व्यक्ति से कहला दो कि मैंने धोनी सिंह को रुपया देके काम लिया है, मैं संन्यास ले लूंगा। एक भी मोरम घाट वाला कह दे मैंने धोनी सिंह को 100 रुपया दिया है या 1 ट्रक दिया है, तो मैं मान लूंगा, उसी दिन छोड़ दूंगा नेताजी। आप पत्रकार हैं, आप ढूंढ लीजिए, बता दीजिए कि फला जगह से लिया। कुछ लोग कहते हैं आपका दबाव भी बहुत ज्यादा लोगों में रहता है। काहे का दबाव रहता है? पैसा न लेने का। राजनीति में अगर आप पैसा नहीं लेते हैं तो आपका दबाव हमेशा बना रहेगा। डरता वो है जो चोर होता है, जो पैसा लेता है। जो पैसा नहीं लेता वो सीने पे चढ़ के बात करेगा। ये फर्जी बातें हैं, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहता है। फतेहपुर सदर विधानसभा के बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, मेरी अपनी बात करिए, किसी दूसरे पे कोई कमेंट नहीं। बिल्कुल। हुसैनगंज विधानसभा जैसे अभी हम जाते हैं तो हुसैनगंज विधानसभा में कई सारी चीजें हैं, और हुसैनगंज विधानसभा जुड़ी हुई है खागा से। और खागा जैसे आरक्षित सीट है, वहाँ पे भाजपा की विधायक हैं, अभी वो मंत्री भी बन गई हैं। तो क्या हुसैनगंज का खागा से अलग होना उसके फायदे के लिए रहा, या कुछ घाटा बिल्कुल, हुआ? थोड़ा लाभ उसका मिला, इसलिए कि सामान्य वोटर जो है, जैसे खागा का है और राया ब्लॉक का जो सामान्य वोटर है,
वो इसी क्षेत्र में था, और जो मुस्लिम बेल्ट थी वो कट गई। फतेहपुर के युवाओं के लिए अगर कुछ संदेश देना चाहें आप? देखिए, युवाओं के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, जो काम करिए मन से करिए, दिल से करिए, और सबसे बड़ी बात है मन में देश सेवा हो, समाज सेवा हो, और एजुकेशन जो पढ़िए भी ये सोच के पढ़िए कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, हम ये काम करेंगे। नौकरी के भरोसे अपनी लाइफ को समाप्त नहीं करना चाहिए। नौकरी एक छोटा पार्ट है, जिंदगी एक बहुत बड़ी पार्ट है। इसलिए हर बच्चे को ये सोचना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, कंपटीशन ज्वाइन करना चाहिए, और अगर उसमें नहीं आता तो फिर दूसरा और तीसरा काम करना चाहिए, मालिक बनना सीखना चाहिए। कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई उद्योग, कोई ना कोई काम ऐसे करो जो ये एहसास करा दे कि नहीं, ये बच्चा पढ़ के आया है, एमएससी करके आया, आज इसने ये काम करे। अच्छा, युवाओं को राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए या नहीं? ये रुचि के ऊपर है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले कहीं ना कहीं आपको सेट होना चाहिए, रोजगार में सेट होना चाहिए। राजनीति को व्यापार नहीं बनाना चाहिए। राजनीति सेवा है। राजनीति को सेवा के हिसाब से करिए, और व्यापार पैसे के लिए व्यापार करिए। आज आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत अच्छा लगा हमें, और हम आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। अगर आप चलते चलते दो शब्द कुछ कहना चाहें तो? मैं इसमें क्या बताऊं, मैं समझता हूं कि आप इसी तरह लगे रहिए और काम करिए, एक अच्छे मन से करिए। तो मीडिया को भी कमर्शियल जो पहले था आज के 30 साल पहले, उसी तरह मिलके काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपका चैनल भी आगे बढ़ेगा और आपका भी नाम होगा। तो इसलिए आप इसे, जो उद्देश्य से ये तीसरी आंख बनाई गई है, जो चीज कोई नहीं देख सकता, सरकार नहीं दे सकता, अधिकारी नहीं दे सकता, नेता नहीं दे सकता, अगर आपको दिखाई देती है तो उसे निश्चित ही नेता के सामने और सरकार के सामने, अधिकारियों के सामने उसे रखने की हिम्मत करनी चाहिए, और वो तभी कर सकता है जब उसके मन में सेवा भाव। पैसे कमाने की चाहत होगी तब कहाँ कर पाएगा फिर वो? नहीं कर पाए, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आज आपने हमको समय दिया।